बहू ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। मम्मी, यह आज आप घर पर किसको ले आई थी? बेटे राघव ने त्योरियां चढ़ा करके पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? मनोरमा ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो यह तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो मनोरमा। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू दीपा पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मर्जी थोड़ी ही ना चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? यह घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अभी नहीं ले सकती? जब कमासुत पुत्र होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना टंडीला बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता ताकि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन यह नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के और बिगड़ जाएगा। यह घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। देखो तो भला कौन मुझे रोकता है इस फैसले से? मनोरमा दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश और मनोरमा बुजुर्ग हो चले थे। रोज की कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसीलिए नहीं देती कि एक दिन भावेश ने सिर्फ इतना कह दिया कि यह ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही दीपा तमक कर बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेंक लिया करो, और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उसके लिए गरम गरम रोटियां सेंकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले तुम 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर जाएं। अब खाली खाना का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसे कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। भावेश और रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उसके ऊपर बोझ हो गए हैं। घर अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, यह क्या हो गया आपको? यह कैसी बातें कर रही हैं? आपने बेटे से? राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वह रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मनोरमा बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी राघव उसको भवुक करने की कोशिश करे, लेकिन यह पिघलने वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप यह तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तभी राघव अपनी आवाज़ में निकाली मुलायमियत लाकर बोला, जिसका घर तुम लोगों का कोई घर नहीं, यह मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी फैक्ट्री कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम से सारी फैक्ट्री गायब कर दी।
मनोरमा आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो दीपा घड़ियाले आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है, यहाँ कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में यह घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने यह फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपना फैसला सुना दिया। पापा आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? मम्मी से चुपचाप बैठे उनकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। वह दोनों वही चुपचाप बैठे। भावेश के पास जाकर बोला, बेटा राघव, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू ताड़ ताड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब तुमको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। तब तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वह भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खर्चे करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने तो दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हम और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उस परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है और इसीलिए ही मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया यह फैसला लेने के लिए, और वह जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे औलाद के साथ बिल्कुल सही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वह ज़माना बीत गया जब बच्चे ज़बरदस्ती करते थे और माँ बाप चुपचाप सहते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सहज हो गए हैं। अब वह बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। भावेश गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन दोनों को ही घर खाली कराना पड़ गया और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए और भावेश ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। भावेश और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ होगी, लेकिन सुकून की तो होगी।